हम चरक संहिता सूत्र स्थान के 21 चैप्टर अष्टनिंदितीय अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर क्यों सिलेक्ट किया गया, इसके पीछे एक रीजन है। हम अपने आयुर्वेद में हमेशा यही कहते रहते हैं कि हमारे आयुर्वेद में हार्मोन से रिलेटेड कभी चर्चा नहीं की गई। हार्मोन्स से रिलेटेड कोई चर्चा ही नहीं है। तो अष्टनिंदितीय अध्याय जो है, इसमें हार्मोन्स से रिलेटेड ही चर्चा की गई है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस का ही चैप्टर है। कैसे है? यहां सबसे पहले इसके नाम को हम देखते हैं कि इसका नाम जो रखा है आचार्य चरक ने, वो रखा है अष्टनिंदितीय अध्याय। अष्टनिंदितीय अध्याय, इससे क्या समझ में आ रहा है? हमें बेसिक से चलेंगे, इसको बेसिक से लेकर के क्लिनिकल पैटर्न पर लेकर के चलेंगे हम, तो आराम आराम से समझिएगा। अष्टनिंदितीय अध्याय का अर्थ है 8 ऐसी डिजीज जिनकी वजह से ये दुनिया वाले आपके ऊपर हंसेंगे, आपकी निंदा करेंगे। मतलब ये क्या होने वाला है? इसका मतलब ये होने वाला है कि आप दिखने में बेकार लगने वाले हो, क्योंकि आपको देखकर ही इंसान सबसे पहले हंसता है। आपकी बातों पे हंसेगा तो वो आपका एक टैलेंट है, लेकिन आपको देख करके हंस रहा है मतलब कोई प्रॉब्लम है। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में, आपके फेशियल स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई समस्या है, जिसकी वजह से वो देख करके आपको हंस रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं। आपकी निंदा कर रहे हैं। यहाँ चरक बोलते हैं, ही खलु शरीरम अधिकृत्याष्टौ पुरुषा निंदिता भवन्ति तद्यथा अति दीर्घस्य अति हृष्यस्य अति लोमा च अलोमा च अति कृष्णस्य अति गौरस्य अति स्थूलस्य अति कृशस्येति। मतलब आचार्य चरक ने ऐसी 8 प्रकार की डिजीज या 8 प्रकार के ऐसी प्रॉब्लम्स बताई हैं जो कि सेंसुरेबल हैं, निंदनीय है, हमारी बॉडी को एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम नहीं करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है अति दीर्घ। अति दीर्घ, आप सभी ने पीएमटी के समय पर बायोलॉजी पढ़ रखी होगी। बायोलॉजी पढ़ रखी होगी, वहां पर 2 प्रकार की डिजीज पढ़ी होंगी आपने, एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली एंड जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म, ये 2 प्रकार की डिजीज आपने पढ़ी होंगी। ये 2 प्रकार की डिजीज किस ग्लैंड से रिलेटेड है? ये 2 प्रकार की डिजीज किस ग्लैंड से रिलेटेड है? ये 2 प्रकार की डिजीज हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड। और वहां के कौन से हार्मोन की वजह से ये डिजीज हमें देखने को मिलती है? ये डिजीज हमें देखने को मिलती है ग्रोथ हार्मोन की वजह से देखने को मिलती है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से देखने को मिलती है। अब अगर आगे हमारे आचार्य चरक बोलते हैं कि जो अति दीर्घ व्यक्ति होता है उसकी प्रकृति कैसी देखने को मिलेगी? उसकी प्रकृति देखने को मिलेगी वातज प्लस पित्तज। वात प्लस पित्तज मतलब ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वात और पित्त के समान। तो हम जब कहते हैं कि हमारे आयुर्वेद में
हार्मोनल सिस्टम के बारे में नहीं बताया गया है, तो आप बताइए कि अति दीर्घ जो रोग है, क्या वो हार्मोनल डिजीज नहीं है? क्या हमने मॉडर्न साइंस में एक्रोमेगाली, जाइजेंटिज्म, ज्यादा जीएच के सीक्रेशन के कारण, ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन के कारण पैदा होने वाली डिजीजों में नहीं पड़ा है? क्या क्या लक्षण होते हैं इसके, हमने सबने देखा है कि हाथ लंबे रहेंगे, पैर लंबे रहेंगे। एक सामान्य व्यक्ति से उसका कद बहुत ऊंचा रहेगा, उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, उसकी आंखें हल्की सी बाहर निकली होंगी। तो ये किसके लक्षण हैं? वात और पित्त दोष के बढ़ने की वजह से ही ऑस्टियोमालाइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीज देखने को मिलती है। तो हमें समझ में आता है कि अति दीर्घ जो डिजीज है वो हार्मोनल डिजीज है। दूसरी डिजीज यहां वर्णित की है हमारे आचार्य चरक ने, दूसरी वर्णित की है वो है अतिहृष्व। अतिहृष्व, अतिहृष्व, अतिहृष्व ड्वार्फिज्म नाम से हम जानते हैं। अतिहृष्व ड्वार्फिज्म नाम से जानते हैं। और ड्वार्फिज्म भी ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण होता है। ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण होता है। ये कई प्रकार की प्रॉब्लम्स की वजह से भी होती है। यहाँ पर कई फैक्टर भी होते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से। दूसरा यहाँ पे होता है बॉन डिजनरेशन। कई ऐसी डिजीज होती है जहाँ बॉन्स की डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है अर्ली स्टेट में ही। दूसरा होता है डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट्स में भी हाइट कम बढ़ती है। अब आप कहेंगे डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में कैसे कम बढ़ेगी? जिस बच्चे को जन्म से ही, या फिर जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, उसकी भी हाइट बढ़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। कई बार ये जेनेटिक रीजन की वजह से भी हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार की डिजीज, जिसे अतिहृष्व के नाम से जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन के लो लेवल के कारण होती है। नेक्स्ट डिजीज जो हमने अपने आचार्य चरक ने बताई है, उस डिजीज का नाम है अति लोम। अतिलोम। हिर्सुटिज्म डिजीज का नाम आपने पढ़ा होगा, हिर्सुटिज्म। वो हिर्सुटिज्म डिजीज, जो हिर्सुटिज्म रोग होता है, वो यही है कि बॉडी पर बहुत ज्यादा हेयर्स का आ जाना, जिसको कई बार फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, जिसको सुपर मेल या सुपर फीमेल के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी एक हार्मोनल डिजीज है। मैं अभी सभी का इंट्रोडक्शन देते हुए चल रहा हूं, फिर आगे आयुर्वेद दृष्टि से हम इसको देखेंगे। अलोमा भी एक हार्मोनल डिजीज है, अलोमा, जिसमें हेयर्स फॉलिकल्स कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाते। नेक्स्ट डिजीज आती है हमारे आयुर्वेद में, जो अष्टनिंदतीय में बताई है, अति कृष्ण और अति गौर, काला और गोरा, दोनों ही एमएसएच हार्मोन के कारण होती हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक और हार्मोन एमएसएच, अति कृष्ण, अति गौर। यहां पर अति कृष्ण में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्स्ट्रा मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट कर देता है। एक्सेसिव क्वांटिटी में वो मेलानिन पिगमेंट को सीक्रेट करने लगती हैं और व्यक्ति का वर्ण काला हो जाता है। बोलते हैं आचार्य चाणक्य भी बोलते हैं, अति सर्वत्र वर्जित।
तो यहां पर कुछ ज्यादा ही अति कर दी, यहां पर ज्यादा ही अति कर दी। अब आप जीवन के किसी भी परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को लगा लीजिए, अति सर्वत्र वर्जित। भोजन ज्यादा खा लो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा देर तक जाग लो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा देर तक सो लो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही यही सिद्धांत बॉडी के हर पार्ट पर लगता है कि अगर ज्यादा हार्मोन्स का सीक्रेशन हो जाए तो प्रॉब्लम है, यदि ज्यादा ही कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। मतलब सभी का सभी साम्य सिद्धांत पर चलता है कि साम्य अवस्था में हर चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज का वर्णन मिलता है हमारे चरक संहिता के अष्टनिधि अध्याय में, जिसका नाम है अति स्थूल और अति क्रस। यहां दो बहुत फेमस डिजीज के नाम आने वाले हैं, अति स्थूल, अति क्रस। जनरल पॉइंट से तो आप सभी समझते हैं कि जो व्यक्ति बार बार मोहर मोहर खाने का आदी हो, बहुत कम एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति हो, वो स्थूलता की श्रेणी में आ जाएगा। और जो व्यक्ति चुन चुन के खाने वाला हो, एक्सरसाइज बहुत एक्सरसाइज या फिर यूं कहें कि अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करता हो लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको भोजन प्राप्त ना हो पा रहा हो, वो व्यक्ति क्रस की श्रेणी में आता है। चूंकि यहाँ पर ये दोनों अति स्थूल अति क्रश आचार्य चरक ने उस परिप्रेक्ष्य में ना कह करके उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अति स्थूल नाम की एक डिजीज पहले मिलती थी, जिसके कई प्रयास करने के बावजूद कुछ अलग ट्रीटमेंट उनको खोजना पड़ा, जो कि अन्य स्थूलता के ट्रीटमेंट से थोड़ा अलग था। अब वो क्या हो सकती है डिजीज? तो वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म। हालांकि हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत से पेशेंट स्थूल नहीं होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पेशेंट स्थूलता का रीजन में हाइपोथायरॉयडिज्म भी एक कारण है। फीमेल्स में वो डिजीज कौन सी रही होगी? पीसीओडी या फाइब्रॉइड, या फाइब्रॉइड। तो इन डिजीजों के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल सिस्टम से रिलेटेड है। यहां पर टीएसएच जो हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, और पीसीओडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब होता है। फाइब्रॉइड में भी ऐसा ही प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के हार्मोन लेवल डाउन होते हैं। तो हमें समझ में आया कि हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ अति स्थूल डिजीज और हाइपरथायरॉयडिज्म इज अति क्रस डिजीज। हाइपो इज अति स्थूल एंड हाइपर इज अति क्रस। हमने ये अभी 8 प्रकार की जो डिजीज पढ़ी, उन 8 प्रकार की डिजीज में हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये सारी डिजीज पिट्यूटरी की ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज हैं। पिट्यूटरी की ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज है। अब मैं आपको एक सिस्टम समझाने वाला हूं जो हाइपोथेसिस एक्चुअली में हमने ही बनाई है, जिसको रिलेट किया है। हमने देखा है मनोवैश्रुतस, मनोवैश्रुतस हमने पढ़े हैं। मनोवैश्रुतस क्या है? कि मन का वहन करने वाले, मन के अंदर जो भी है उनका वहन करने वाले श्रोतस मनोवह श्रोतस की श्रेणी में आते हैं। तो यहां पर आप अपने मन को देखिए, मन में क्या क्या चीजें आती हैं।
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, मन में सबसे ज्यादा आता है हाइपोथैलेमस, पॉन्स, मेडुला, ये आते हैं। पॉन्स है, मेडुला पोर्शन है हमारे ब्रेन का, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये हमारे मनोगश्योतस में आते हैं। क्योंकि हमारे स्ट्रेस सेंटर, हमारे लाफिंग सेंटर, हमारा ब्रोकाज एरिया जो कि बोलने के लिए जरूरी होता है, ऐसे कई जो एरियाज हैं, एरिया 32, एरिया 52, जो ब्रेन की कोडिंग की गई है कि ये एरिया स्पीच के लिए, एरिया इसके लिए है, ये एरिया आपके इमोशंस के लिए है। तो इस प्रकार से वो सारे सेंटर मोस्टली हमारे हाइपोथैलेमस में देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर भी हाइपोथैलेमस में देखने को मिलता है। पॉन्स में श्वास कांस से रिलेटेड देखने को मिलता है। तो सोचिए कि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो टारगेट ऑर्गन को जाके स्टिमुलेट करते हैं, टारगेट ऑर्गन पर जाकर के कार्य करते हैं। टारगेट ऑर्गन से जाकर के कहते हैं कि भाई मैं आ गया हूं, अब तुम मेलानिन बनाना शुरू कर दो, अब तुम फैट बनाना शुरू कर दो, अब तुम मेलानिन के पिगमेंटेशन को कम कर दो, अब तुम ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा दो। ये सारी चीजें कह करके वो काम कराते रहते हैं। बट पिट्यूटरी से जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलते हैं ज्यादातर, उनके लिए रिलीजिंग फैक्टर हमारे हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। तो यदि आप देखें तो एक ऐसा वे तैयार हो रहा है जिसमें एक ऐसा ट्रैक तैयार हो रहा है जिसमें हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी रेगुलेट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स को, जिसमें एडिनल ग्लैंड्स आ गया, आपका थायराइड ग्लैंड आ गया, ओवरीज आ गई, एंड सो मैनी ग्लैंड्स। नाम लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा काफी। जो मेजर समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए आप। अभी कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से स्ट्रेस में है, आपको मैं पीसीओडी और हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको गौर करिएगा, क्योंकि ये हम अपनी डायग्नोसिस में या पेशेंट से पूछना भूल जाते हैं। अति चिंतनात करके हमारे आचार्यों ने बोला है। चिंता, शास्त्र चिंता, स्वास्थ्य चिंता, पारिवारिक चिंता, ये अनेक प्रकार की चिंताएं होती है जो एक मानसिक विकार का रूप ले लेती हैं। शोक, भय, क्रोध, विमर्श, अमर्ष करके कई प्रकार के मानसिक रोगों का रूप ले लेती हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन से अवचेतन मन में स्थापित होने लगती है। एक लंबा समय जब बीत जाता है तो पेशेंट को यही नहीं मालूम होता कि मुझे कोई टेंशन है। आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कोई टेंशन है या नहीं है, कोई चिंता है, पेशेंट कहता है नहीं है साहब, क्योंकि वो उस चीज का आदी हो जाता है, उसे आदत लग जाती है उस टेंशन की, उस चिंता की। जब वो उस चीज का आदी हो जाता है तो उसको ये महसूस ही नहीं होता कि उसे कई समय से स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से उसके हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग फैक्टर्स पर प्रेशर पड़ रहा है। उसका हाइपोथैलेमस जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से वर्क नहीं कर पा रहा है। अगर हाइपोथैलेमस प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी।
क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। जब पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से अपने हार्मोन्स का सीक्रेशन नहीं कर पाएगी नॉर्मल स्थिति में, जिसको अभी मैंने बोला कि सारी चीजें साम्यावस्था के सिद्धांत पर आधारित हैं, तो वो साम्यावस्था यानी बैलेंस सिंक्रोनाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो स्थापित नहीं कर पाएगी खुद का और अन्य ग्रंथियों का, जिसमें से एडिनल ग्लैंड आ सकती है, थायराइड ग्लैंड आ सकती है, ओवरी ग्लैंड, ओवरीज आ सकती हैं, प्रोस्टेट आ सकती है, एंड सो मैनी ग्लैंड्स आर अफेक्टेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जब ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड, मान लीजिए, तो फिर वो टीएसएच ज्यादा सीक्रेट कर देगी। टीएसएच ज्यादा सीक्रेट करेगी, थायराइड से प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाएगा। थायराइड से प्रॉपरली वर्क, टीएसएच ज्यादा सीक्रेट होगा तो T3 T4 कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंटागोनिस्टिक हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म जैसी डिजीज उत्पन्न होने के चांस मिलेंगे। एक रीजन ये भी हुआ। दूसरा रीजन ये होता है कि चिंता की वजह से रोगी के खान पान में दो बदलाव आते हैं, या तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता है या फिर वो बहुत ज्यादा खाता है, टुकड़ों में खाता है। वर्ल्ड में रिसर्च पेपर ये प्रूफ कर चुके हैं कि स्ट्रेस होने की वजह से मल्टीपल टाइम्स कार्विंग बढ़ जाती है। रोगी को यही एहसास नहीं होता कि उसको एक्चुअल में भूख लगी है, एक्चुअल में वो कार्विंग है या नहीं है, बस वो खाता रहता है और ये उसकी हैबिट में आ जाता है। और उसकी वजह से हमारी बॉडी के जो स्रोतस हैं, उन स्रोतसों में अवरोध होने की वजह से उस व्यक्ति को अतिस्थौल्य या हाइपरथायराइडिज्म या मधुमेह जैसे रोग होने लगते हैं। तो आपको जब भी अपनी डायग्नोसिस बनाया तो एक बार मनोवैज्ञानिक स्रोतों के बारे में भी उस रोगी से चर्चा करके देखें। नेक्स्ट डिजीज आती है हमारी ओवरी से रिलेटेड। सबसे फेमस डिजीज है पीसीओडी या फाइब्राइड। यहां भी वही सिस्टम है कि हाइपोथैलेमिको पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस डेवलप होता है। यहां पर डेवलप हुआ था हाइपोथैलेमिको पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। तो एक जाल टाइप का बन गया, एक वायर टाइप का बन गया है, वो वायर से करंट दौड़ रहा है और जाकर के वहां पर बल्ब जल रहा है, ये समझ लीजिए। तो इसकी वजह से भी पिट्यूटरी ग्लैंड पर हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से पहले वहां पर एक कंडीशन पैदा होती है जिसको बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक एडिनोमायोसिस करके ऐसे एक वर्ड आता है, वो हाँ एडिनोमायोसिस ही बोलते हैं। देन फिर वो जाकर के कन्वर्ट होती है पीसीओडी में या फाइब्रॉइड में। पीसीओडी या फाइब्रॉइड में। तो आपको रोगी को, ऐसे रोगियों को स्पेशली जो थायराइड और पीसीओडी से रिलेटेड है, उन रोगियों को स्पेशली आपको मेडिटेशन यानी ध्यान करने को जरूर बोलना है। फर्स्ट ट्रीटमेंट में आप मेडिटेशन रखेंगे ही रखेंगे, मेडिटेशन रखेंगे। अब दूसरा ट्रीटमेंट जो होगा वो होगा स्रोतोशोधन, स्रोतस अवरोध को तोड़ना, स्रोतोशोधन। स्रोतोशोधन के लिए कॉपर वाली औषधियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं। उष्ण जल बहुत अच्छा माना जाता है। शुंठी, पिपली, मरीच जो तीक्ष्ण गुण वाली औषधियां होती हैं, वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास जो उपलब्ध है उससे काम करना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई कांचनार गुग्गुलू देता है पीसीओडी में या थायराइड में तो मैं भी दूं। नहीं, नहीं देना हमें नहीं देना, हम दूसरी यूज करेंगे, हमारे पास नहीं है तो ये एक्चुअली में कफज व्याधि है, हाइपोथायराइडिज्म, अग्निमान जिसमें होता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको दोष विपरीत चिकित्सा करनी होगी। पीसीओडी रस धातु क्षयजन्य व्याधि है।
तो रस धातु पर आपको वर्क करना पड़ेगा, रस धातु के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, शुद्ध रस धातु का निर्माण करना पड़ेगा, आम दोष का पाचन करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको वहां पर करनी है, जिससे आप पीसीओडी और हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को ट्रीट करने में सफल हो सकते हैं। मैंने भी अपने ट्रीटमेंट में इन्हीं चीजों को प्रयोग किया, तभी जाकर के मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मनोवैश्रोतस का काम तो होता है, मनोवैश्रोतस का रिजल्ट तो मिलते हैं। पेशेंट अपनी हिस्ट्री में आकर के बताता था कि साहब, आज से जब मैं पूछता था कि सर आप जो ज्यादातर फीमेल्स आती हैं हाइपोथायराइडिज्म को लेकर के, मैं पूछता था लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में जाकर के, लॉन्ग हिस्ट्री उस पेशेंट की लेते थे, बहुत पास्ट हिस्ट्री में जाते थे। हम पूछते थे आपको कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन, कोई भी चिंता, कोई भी बात जो दिमाग में रखी रह गई हो, जिसको आप कहने से डर रहे हो, आप मेरे से शेयर कीजिए। रोगी तुरंत कहता था नहीं साहब, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब उससे पूछते थे आज नहीं, 2 साल, 10 साल, 4 साल पहले कभी कुछ घटना घटी हो, तब वो बताते थे कि ऐसे इनकी नौकरी चली गई थी, या ये हो गया था, घर में ऐसी समस्या हो गई थी, तो थोड़ा हम स्ट्रेस में रहे थे। तो फिर उनसे पूछा कि वो समस्या कितने दिनों में ठीक हुई। उन्होंने कहा 2 साल, 3 साल में ठीक हुई। फिर उनसे पूछा कि वो समस्या जब इतने समय में ठीक हुई, तो क्या आप तब तक उस टेंशन में ही बने रहे? तो उनका कहने का ये अर्थ आया कि नहीं सर, टेंशन में नहीं, धीमे धीमे आदत पड़ गई। वही चीजें हैं कि व्यक्ति अपनी चिंताओं, अपनी समस्याओं के साथ जीना सीख लेता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को इरेगुलेट कर रही होती हैं। तो आपको पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग बहुत दमदार तरीके से करनी है। पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे तो समस्या तो पैदा होगी ही। इसी प्रकार से अतिक्रस, ये भी रीजन है हमारे हाइपरथायराइडिज्म का। मनोवैश्रोतदृष्टि यहां भी देखने को मिलेगी आपको। अतिक्रस के कुछ लक्षण बताए गए हैं। शुष्क स्फेग्रीवो, धमनी जाल संतता, तगस्थि शेषो अतिक्रशा, स्थूल पर्वो नरोमृता। कहां कहां पर से फैट कम होने लगेगा? उसे बटॉक्स से फैट कम होने लगेगा, उसके एब्डोमेन से, उसकी गर्दन से, उसके संपूर्ण शरीर की वेन्स उसके शरीर पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को अतिक्रश जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति को ब्रहण चिकित्सा की विशेष आवश्यकता होती है, विशेष आवश्यकता होती है। व्यायाम अति सौहित्यम क्षुत पिपाशा औषधम कृशो न सहते तद्वित शीतोष्ण मैथुनम, प्लीहा काश क्षय श्वासो गुल्म अर्श उदराणी चा, कृशम प्रायो अभिधावंती रोगाश घृणिगता। अतिक्रस्ता के दोष बताए कि जो व्यक्ति क्रश हो जाता है उसको क्या चीजें, समस्याएं शरीर में आने लगती हैं। वो ज्यादा ठंडी चीजों को सहन नहीं कर सकता। क्यों? उसकी बॉडी में फैट कम होता है, तो फैट इंसुलेशन का काम करता है, हीट को बाहर निकलने से रोकता है ताकि बॉडी वार्म रहती है। ज्यादा गर्म चीजों को सहन नहीं कर सकता। सेक्सुअल एक्टिविटी को नहीं सहन कर सकता, लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकता, सेक्सुअल ड्राइव उसकी लॉन्ग टर्म तक नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति को स्प्लीनोमेगाली होने के चांस होते हैं, उसको खांसी होने के चांस होते हैं, उसको ट्यूबरकुलोसिस होने के चांस होते हैं, उसको क्षय रोग, शरीर में सप्त धातुओं के क्षय होने के चांस होते हैं, श्वास के चांस है, गुल्म है, अर्श है, उदर रोग और गृहिणी जैसे रोगों के होने के चांस होते हैं। अब अतिक्रस की चिकित्सा क्या करनी चाहिए हमें? अतिक्रस की चिकित्सा करने के लिए हमें ब्रहण कर्म करना है। ब्रहण कर्म करने के लिए आहार पर सबसे ज्यादा डिपेंड किया जाता है, औषध से ज्यादा आहार, औषध से ज्यादा आहार और दिनचर्या। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया अष्टनित्य अध्याय में कि 8 प्रकार के
यहां पर जो रोग बताए गए हैं वो रोग एक्चुअल में हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड रोग है। हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में यहां पर बात की गई है। बाकी हम कल मिलेंगे सुबह इसी चैप्टर को आगे डिस्कस करते हुए। अति स्थूल अतिकृष्ण को और डिटेल में समझेंगे, अलोम को, अतिलोम को, अतिगौर को, अतिकृष्ण को, जो अष्टनिंदती है जो बोले हैं उन पे और डिस्कस करेंगे कि इनके क्या ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं और एक्चुअल में क्या ट्रीटमेंट हमने प्रयोग किए अपनी प्रैक्टिस में। तब तक के लिए क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आप भी चरक संहिता को रोज पढ़ते रहिए, चाहे 2-2 श्लोक पढ़िए, श्लोकों के अर्थ समझिए, उन अर्थों को और गहन जो कहते हैं ना चिंतन करने की कोशिश की। चिंतन करेंगे तो कुछ नया आप भी निकाल के लाएंगे और जो भी आपको समझ में आया उसको प्रैक्टिस में यूज कीजिए ताकि आपको उससे रिजल्ट निकल के आए। चलिए आज यही सेशन खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे।